आज की टॉपिक में हम बात करेंगे उस बयान की जिसने सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि न्यू दिल्ली के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में भी नई बहस छेड़ दी है। शेख हसीना के बेटे और बांग्लादेश के पूर्व आईसीटी एडवाइजर सजीव वाजेद जॉय ने न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा दावा किया जिसने पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। जॉय ने कहा, अगर बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति नहीं बदली तो दुनिया के अगले आतंकवादी बांग्लादेश से निकलेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन सवाल है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या उनके पास कोई आधार है या फिर ये सिर्फ अवामी लीग की वापसी की राजनीतिक रणनीति है। चलिए शुरुआत करते हैं पूरे घटनाक्रम से। दरअसल 5 अगस्त 2026 यानी ठीक 2 साल बाद जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, उसी दिन न्यू दिल्ली के फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय और शेख हसीना खुद वीडियो लिंक के जरिए जुड़ी। यही उनका बांग्लादेश छोड़ने के बाद फर्स्ट सार्वजनिक संबोधन भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा शेख हसीना के भाषण की नहीं बल्कि उनके बेटे जॉय की चेतावनी की हुई। उन्होंने कहा, बांग्लादेश अब धीरे धीरे एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली इंटरिम गवर्नमेंट ने उन सैकड़ों आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को जेल से रिहा कर दिया जिन्हें अवामी लीग सरकार ने पिछले 16 वर्षों में गिरफ्तार किया था। जॉय का दावा है कि आज बांग्लादेश में ऐसे संगठन जो कभी अंडरग्राउंड हुआ करते थे अब खुलेआम रैली कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से हिज़्ब उत तहरीर और अल कायदा से जुड़े तत्वों का नाम लिया। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, जॉय का ये दावा फिलहाल उनका राजनीतिक आरोप है। इंटरिम गवर्नमेंट इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। ढाका का कहना है कि यह अवामी लीग का प्रोपेगेंडा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि खराब की जा सके। यानी एक तरफ जय है, दूसरी तरफ यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन असल चिंता यहाँ से शुरू होती है। जॉय ने कहा, पाकिस्तान की आईएसआई को आज बांग्लादेश में खुली छूट मिल चुकी है। अगर ये बात सही साबित होती है तो इसका मतलब सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी बदल सकती है। सोचिए, भारत पहले से ही पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से जूझता रहा है। अगर पूर्वी सीमा पर भी वैसा ही नेटवर्क खड़ा होने लगे तो भारत के सामने पहली बार वास्तविक 2 फ्रंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा हो सकता है। यही रीज़न है कि जॉय ने कहा, इंडिया शुड नाउ स्टार्ट ट्रीटिंग इट्स ईस्टर्न बॉर्डर द वे इट ट्रीट्स द वेस्टर्न बॉर्डर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये स्ट्रैटेजिक वार्निंग थी। अब सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश पहले कभी आतंकवाद का केंद्र रहा है? जवाब है हाँ और नहीं भी। एक समय बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां बढ़ी थी, लेकिन शेख हसीना सरकार ने लंबे समय तक काउंटर टेरर ऑपरेशंस चलाए। कई संगठनों पर कार्रवाई हुई, कई नेटवर्क खत्म किए गए। इससे रीजन से पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी बांग्लादेश की काउंटर टेरर कैपेबिलिटी की चर्चा करती रही थी। लेकिन 2024 में सत्ता परिवर्तन हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए, सरकार गिरी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी और अब अवामी लीग का आरोप है कि उसी बदलाव के बाद कट्टरपंथी फिर से सिर उठा रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक पक्ष दूसरे को लोकतंत्र का दुश्मन कह रहा है और दूसरा पक्ष पहले पक्षों को तानाशाही का प्रतीक बता रहा है। यानी बांग्लादेश की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं रही, ये नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। और जब किसी देश में नैरेटिव वार शुरू होती है तो उसका असर सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पड़ोसी देशों की सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी पर भी पड़ता है। यही कारण है कि न्यू दिल्ली में बैठे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स
अब बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी देश की तरह नहीं बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट हिस्से के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन जॉय ने सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं की, उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है, बैंक संकट में है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अगर यही स्थिति जारी रही तो इकोनॉमिक क्राइसिस और रेडिकलाइजेशन मिलकर बांग्लादेश को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राजनीति की बयानबाजी है या वास्तव में बांग्लादेश एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? अरे अगर ऐसा है तो इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर क्यों पड़ सकता है? देखिए, जब भी साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो लोग अक्सर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, लेकिन भारत के लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये सभी स्टेट सीधे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। यानी अगर बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या कट्टरपंथी संगठन मजबूत होते हैं तो उसका पहला प्रभाव भारत की ईस्टर्न बॉर्डर पर दिखाई देगा। यही रीज़न है कि सजीव वाजिद जॉय ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, पहले भारत को सिर्फ पश्चिमी सीमा की चिंता थी, लेकिन अब पूर्वी सीमा भी उतनी ही संवेदनशील बन सकती है। ये बयान सुनने में राजनीतिक लग सकता है, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। अवामी लीग के समय इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार मजबूत हुए थे। बॉर्डर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पावर, ट्रेड, रेल लिंक्स, सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी प्राथमिकताएं बदलनी शुरू की। ढाका ने ये साफ कहा कि बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा बैलेंस्ड बनाएगा, यानी सिर्फ भारत पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे देशों के साथ भी स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा। यहीं से पाकिस्तान का नाम चर्चा में आने लगा। जॉय का आरोप है कि इसी राजनीतिक बदलाव का फायदा पाकिस्तान की ISI उठा रही है। उन्होंने कहा, एंटी इंडिया नेटवर्क्स फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। हालांकि ये आरोप बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पूरी तरह खारिज करती है। उनका कहना है कि ये सब अवामी लीग की राजनीति की भाषा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश की नई सरकार पर दबाव बनाए। यानी दोनों पक्षों के दावों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसी बीच जॉय ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 2024 के आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर पुलिस अधिकारियों की हत्या, हिंसा और सरकारी संस्थानों पर हमले के आरोप थे, उनमें से कई लोगों को कानूनी सुरक्षा मिल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में निष्पक्ष ट्रायल तक नहीं हो पा रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 की हिंसा में मारे गए लोगों के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। जॉय ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान और सरकारी आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उनका सवाल था, अगर वास्तविक संख्या अलग है तो बाकी लोगों के लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? यानी अब बांग्लादेश में सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी पर भी बहस शुरू हो चुकी है। और जब किसी देश में गवर्नमेंट, जुडिशियरी, सिक्योरिटी एजेंसीज और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर भरोसा खोने लगे तो स्थिति और ज़्यादा जटिल हो जाती है। यही रीजन है कि जॉय ने बांग्लादेश को फेलिंग स्टेट और पोटेंशियल रॉक स्टेट जैसे शब्दों में संबोधित किया। हालांकि ये उनका राजनीतिक मूल्यांकन है, इसे बांग्लादेश की वर्तमान सरकार स्वीकार नहीं करती। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो लिंक से जुड़ी शेख हसीना ने ऐसा ऐलान किया जिसने बांग्लादेश की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया। उन्होंने कहा, मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस आऊंगी। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात उन्होंने कहा, अगर मुझे जेल भेजा जाता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा, उनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली है। लेकिन यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर शेख हसीना सचमुच बांग्लादेश लौटती है तो क्या होगा?
क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई होगी, या फिर बांग्लादेश एक नए राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब अभी फ्यूचर के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि हसीना की वापसी की घोषणा ने बांग्लादेश की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। और इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉय ने भारत सरकार को लेकर भी कई अहम बातें कही और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने उसी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अब तक आपने समझा कि सजीव वाजिद जॉय ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ, आईएसआई के कथित प्रभाव और भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी दी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू अभी बाकी है, और वो है इंडिया की पोजीशन। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई, शेख हसीना भारत में रह रही है और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट पहले से ही इस बात को लेकर असहज रही है कि अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता भारत से लगातार बयान दे रहे हैं। यही कारण था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEE ने अपना रुख साफ कर दिया। MEA ने कहा, इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार ने नहीं किया है, सरकार का इससे कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। ये बयान बेहद इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे दो अलग अलग प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। एक तरफ शेख हसीना भारत की लंबे समय से स्ट्रैटेजिक पार्टनर रही है। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में पहुंचे। सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ा, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क्स पर कार्रवाई हुई और दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर काफ़ी ऊंचा था। लेकिन दूसरी तरफ आज ढाका में एक नई इंटरिम गवर्नमेंट मौजूद है, जिससे भारत को काम भी करना है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सरकारें बदलती रहती है लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। यही रीज़न है कि न्यू दिल्ली इस पूरे मुद्दे पर बेहद सावधानी से कदम रख रहा है। सजीव वाजिद जॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत सरकार शेख हसीना को अब भी हाई लेवल की सुरक्षा और प्रोटोकॉल उपलब्ध करा रही है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्रेडिशन की मांग की जाती है तो उन्हें भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यानी जॉय का संदेश साफ था। उनका मानना है कि भारत राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा, लेकिन ढाका की इंटरिम गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल अलग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारतीय राजनयिकों के सामने अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत की धरती से अवामी लीग के निर्वासित नेता लगातार बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करते रहेंगे तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। यानी एक तरफ पॉलिटिकल एक्साइल, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी। यही इस पूरे मामले को और ज़्यादा जटिल बना देता है। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री पड़ोसी देशों में रहकर अपने देश की सरकार के खिलाफ लगातार बयान दे तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। यही इस समय बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। लेकिन शेख हसीना यही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी वापसी के लिए कुछ स्पष्ट राजनीतिक मांगे भी रखी। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश को नॉर्मल स्थिति में लौटना है तो सबसे पहले अवामी लीग पर लगी पाबंदी हटाई जानी चाहिए। उन्होंने अपने नेताओं, पत्रकारों और गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों की रिहाई की मांग की। उन्होंने अपने और अवामी लीग के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की भी बात कही। साथ ही 2024 की हिंसा में मारे गए लोगों की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग भी दोहराई। अब जाहिर सी बात है, इंटरिम गवर्नमेंट इन मांगों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कानून अपना काम करेगा और 2024 के सत्ता परिवर्तन को पलटने की कोई कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई जिसने पूरे माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश के मागुरा इलाके में
पूर्व अवामी लीग सांसद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर साकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार घर पर पेट्रोल बम फेंके गए। अवामी लीग ने इसे राजनीतिक हिंसा का उदाहरण बताया। वहीं इस घटना की अलग अलग राजनीतिक बात भी सामने आई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक टकराव और तेज होता दिखाई दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या बांग्लादेश सचमुच एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये एक ऐसे देश की कहानी है जो सत्ता परिवर्तन के बाद अपने सबसे कठिन राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है? इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।